जरा सोचिए 1920 का भारत। चारों ओर गुलामी, डर और निराशा। लेकिन उसी धरती पर एक 12 साल का बच्चा खड़ा है, हाथ में बोतल जिसमें जलियांवाला बाग की मिट्टी भरी है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। एक दिन इस मिट्टी का बदला मैं लूंगा। आखिर कौन था यह बच्चा? सिर्फ 23 साल की उम्र में ऐसा क्या कर गया कि आज भी उसका नाम सुनते ही हमारे रगों में बिजली दौड़ जाती है? क्या सच में विचार गोलियों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं? और क्या आज के नौजवान उस सोच को समझ सकते हैं? 28 सितंबर 1907 पंजाब के लॉयलपुर में बंगा गांव, आज पाकिस्तान में, एक साधारण सा घर। लेकिन घर के भीतर माहौल बिल्कुल असाधारण। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, तीनों अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ सक्रिय। सोचिए क्या होता जब किसी बच्चे के कानों में लोरी नहीं, बल्कि क्रांति और देशभक्ति की कहानियां पढ़ती हैं। क्या यही वजह थी कि भगत सिंह का बचपन किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं रहा? भगत सिंह के घर में अखबार, पर्चे, गदर पार्टी की गतिविधियां, क्रांतिकारियों की आवाजाही आम थी। वह खेलते खेलते लकड़ी की तलवार बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई खेलते थे। उनके भीतर शुरू से ही अन्याय के प्रति गुस्सा था। आप सोचिए, क्या आज के बच्चे भी अपने माहौल से इतने गहराई से प्रभावित होते हैं? अगर माहौल देशभक्ति और विचारों से भरा हो, तो क्या उनमें भी बदलाव आ सकता है? 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों लोग बैसाखी के दिन जमा हुए थे। जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं। सैकड़ों लोग वहीं शहीद हो गए। भगत सिंह तब मात्र 12 साल के थे। वह जलियांवाला बाग गए, वहाँ की मिट्टी उठाई, बोतल में भरकर घर ले आए। कहा, यह मिट्टी मुझे याद दिलाती रहेगी कि मेरे देश के लोगों के साथ क्या हुआ। आप सोचिए, 12 साल की उम्र में कोई बच्चा इतना बड़ा संकल्प कैसे ले सकता है? क्या यह वही पल था जिसने उनके जीवन की दिशा तय की? भगत सिंह ने 1919 के बाद लाहौर के डीएवी स्कूल और बाद में नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुखदेव और राजगुरु जैसे विचारों का असर मिला। उन्हें किताबें पढ़ने का जुनून था। कार्ल मार्क्स, लेनिन, टॉल्स्टॉय, उनकी डायरी में क्रांतिकारी लेखों के अंश भरे रहते थे। आप सोचिए, क्या सिर्फ बंदूक से क्रांति होती है या किताबें भी क्रांति की शुरुआत कर सकती हैं? और आज के युवाओं को भी इतनी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि वे अपनी सोच को बदल सकें। भगत सिंह को अभिनय, भाषण और नाटकों में गहरी रुचि थी। वह स्कूल के नाटकों में देशभक्ति के किरदार निभाते थे। लोग कहते थे उनके शब्दों में इतना दम था कि सुनने वाले की रूह कांप उठती थी। आप सोचिए, क्या स्पीकिंग स्किल भी क्रांति की ताकत बन सकती है? क्या सिर्फ नेता बनना ही काफ़ी है या जनता से जुड़ना भी ज़रूरी है? 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन के समय वह गांधी जी से प्रभावित हुए। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, तो भगत सिंह के मन में सवाल उठा, क्या अंग्रेजों को सिर्फ प्रार्थना से भगाया जा सकता है? आप सोचिए, एक नौजवान के मन में ऐसा सवाल क्यों उठता है? क्या यह बेचैनी थी या बदलाव की चाह? 1925 लाहौर, रात का अंधेरा। कुछ युवा एक गुप्त बैठक कर रहे हैं। कमरे में एक हीरो नहीं, बल्कि विचारों की एक चिंगारी मौजूद है। उनके बीच बैठा एक 18 साल का नौजवान,
तेज आंखें, पतला शरीर, लेकिन संकल्प ऐसा कि अंग्रेजी हुकूमत भी कांप उठे। कौन था वह नौजवान? क्या वह बम और पिस्तौल लेकर आया था, या वह अपनी कलम और विचारों से क्रांति करना चाहता था? क्या किसी ने सोचा था कि यह लड़का जल्द ही ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा? 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई। यह संगठन युवाओं को संगठित करने, उनमें देशभक्ति और समाजवाद के विचार डालने के लिए बना था। इसका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां शोषण खत्म हो। आप सोचिए, क्या केवल अंग्रेजों को भगाना ही काफ़ी था, या देश की व्यवस्था बदलना भी जरूरी था? क्या आज के युवाओं के लिए भी ऐसा कोई संगठन काम कर सकता है? भगत सिंह धीरे धीरे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। यह संगठन क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा सक्रिय नेटवर्क था। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े नाम पहले से जुड़े थे। आप सोचिए, क्यों भगत सिंह ने सिर्फ आंदोलन और भाषण से आगे बढ़कर इस गुप्त संगठन को चुना? क्या उन्हें एहसास हो गया था कि अब अंग्रेजों को चेतावनी देने का समय खत्म हो गया है? 1928 साइमन कमीशन भारत आया। सारे नेता विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। भगत सिंह उस प्रदर्शन में मौजूद थे। उन्होंने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। आप सोचिए, एक नौजवान अपने आदर्श की मौत का बदला लेने की ठान ले, तो उसके मन में कैसी आग होगी? क्या यह गुस्सा था या आज़ादी की तड़प? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ठान लिया कि जेम्स ए स्कॉट को मारेंगे। वही पुलिस अफसर जिसने लाठीचार्ज करवाया था, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया। फिर भी इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। आप सोचिए, क्या बदला लेना ही उनका मकसद था, या इसके पीछे कोई संदेश था? क्या वह नौजवान अपनी जान दांव पर लगाकर सिर्फ एक अधिकारी को मारना चाहता था, या फिर एक आंदोलन खड़ा करना चाहता था? सैंडर्स कांड के बाद भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए, वेश बदल लिए। वो फरार हो गए, लेकिन संगठन के संपर्क में बने रहे। उनकी पहचान बदल चुकी थी, लेकिन उनका सपना वही था। आप सोचिए, क्या कोई इतना बड़ा बलिदान कर सकता है, अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना लुक, सब कुछ दांव पर लगाकर? 1929 में ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून लाने शुरू किए जिससे जनता की आवाज़ दबाई जाए। एचएसआरए ने तय किया कि एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम उठाना होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया। ध्यान दीजिए, यह बम गैर घातक था, सिर्फ आवाज़ और धुआं करता था। उन्होंने पर्चे फेंके। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। फिर वहीं खड़े होकर खुद गिरफ्तारी दे दी। आप सोचिए, कोई बच्चा बच सकता है, भाग सकता है, लेकिन वह खुद गिरफ्तारी क्यों देता है? क्या यह मौत को गले लगाने जैसा नहीं था? क्या वह जानता था कि अब उसका नाम अमर हो जाएगा? असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह पूरे देश में हीरो बन गए। लोगों ने उन्हें आतंकवादी नहीं, बल्कि क्रांतिकारी माना। उनका चेहरा अखबारों में छपने लगा। आप सोचिए, 23 साल के एक नौजवान की ये हिम्मत पूरे देश के युवाओं को किस हद तक प्रेरित कर रही थी। सोचिए,
8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाला युवक अब तिहाड़ जैसे जेल की कोठरी में है। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। क्या उसने हार मान ली थी या किसी बड़े खेल की तैयारी थी? क्या ब्रिटिश हुकूमत समझ पाई कि उसने किस सोच को कैद किया है? और क्या भगत सिंह को पता था कि यह रास्ता शहादत की ओर ले जाएगा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम कांड के बाद आजीवन कारावास की सज़ा मिली। उन्हें दिल्ली और फिर लाहौर की जेल भेजा गया। लेकिन जेल के भीतर भी भगत सिंह वही कर रहे थे, संगठन, आंदोलन, विचार। सोचिए, जब कोई नौजवान जेल में भी अपनी सोच नहीं छोड़ता तो उसकी ताकत कितनी होगी? क्या यह वही दृढ़ता थी जिसने उन्हें पूरे देश के युवाओं का हीरो बना दिया? जेल में अंग्रेज भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव करते थे। अंग्रेज कैदियों को अच्छा खाना, कपड़े, सुविधाएं दी जाती थी, जबकि भारतीय कैदियों को गंदा खाना, फटा कपड़ा और अमानवीय व्यवहार। भगत सिंह ने तय किया, यह अन्याय नहीं चलेगा। उन्होंने जेल में भी अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। आप सोचिए, क्या कोई व्यक्ति जो खुद मौत की सजा की ओर बढ़ रहा हो, दूसरों के अधिकारों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है? 1929 में भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में भूख हड़ताल शुरू की। मांगे थी राजनीतिक कैदियों का दर्जा, बेहतर खाना, पढ़ने लिखने की सुविधा। यह हड़ताल 116 दिनों तक चली। उनका वजन घट गया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। जेल प्रशासन ने जबरन दूध और दवाएं पिलाने की कोशिश की, फिर भी वह झुके नहीं। आप सोचिए, 23 साल का युवक अपने शरीर को इस हद तक क्यों तड़पाता है? क्या यह सिर्फ अपनी मांगे मनवाने के लिए था या किसी बड़ी विचारधारा को दिखाने के लिए? जेल के अंदर भगत सिंह लगातार पढ़ते और लिखते रहे। उन्होंने साम्यवाद, क्रांति और समाज के भविष्य पर नोट्स लिखे। उनकी डायरी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने लिखा, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आप सोचिए, क्या यह लाइन आज भी उतनी ही सच्ची नहीं लगती? क्या सच में विचार ही सबसे बड़ा हथियार है? सैंडर्स हत्या और असेंबली कांड का मुकदमा चला। भगत सिंह ने अदालत में अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर बयान दिया। उन्होंने अदालत को विचारों का मंच बना दिया। देश भर में लोग उनके पोस्टर और पर्चे पढ़ रहे थे। भगत सिंह अब सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, एक विचारधारा बन चुके थे। आप सोचिए, क्या अदालत सिर्फ सजा देने की जगह होती है या विचारों की भी हो सकती है? क्या यह साहस नहीं था कि वह अंग्रेज जज के सामने भी निर्भीक खड़े थे? मुकदमे के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल में भगत सिंह का व्यवहार वैसा ही रहा, हंसते हुए, पढ़ते हुए, चर्चा करते हुए। आप सोचिए, क्या कोई व्यक्ति मौत के साए में भी इतना शांत रह सकता है? क्या यह डर की अनुपस्थिति थी या विचारों में अटूट विश्वास? जरा सोचिए, एक कोठरी, चारों ओर अंधेरा, ऊपर से लटकती एक पीली बल्ब की हल्की रोशनी। कोठरी में बैठा एक 23 साल का नौजवान, हाथ में किताब, चेहरे पर मुस्कान और सामने मौत की तारीख तय। उसके चारों ओर पहरा देने वाले सैनिक भी उससे प्रभावित थे। वह जानता है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, कोई इंसान मौत के सामने बैठकर भी हंस सकता है? क्या यह हिम्मत थी, जुनून था या विचारों की जीत? मुकदमे के बाद 24 मार्च 1931 को फांसी की तारीख तय हुई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने डर के कारण इसे एक दिन पहले
यानी 23 मार्च को ही कर दिया। जेल के भीतर एक अनोखा माहौल था। कैदी तक कहते थे, आज इनसे मिलने का मन करता है। जेलर भी भगत सिंह को सम्मान देता था। आप सोचिए, दुश्मन की जेल में भी इतना सम्मान कैसे? क्या यह सिर्फ उनकी बहादुरी की वजह से था या उनके विचारों की वजह से? भगत सिंह ने अपने आखिरी दिनों में कई पत्र लिखे। एक पत्र में उन्होंने लिखा, मैं फांसी नहीं, तोप के मुंह से गोली मारे जाने की मांग करता हूँ, क्योंकि मैं युद्ध का कैदी हूँ। सोचिए, मौत भी चाहिए तो सैनिक की तरह। क्या आज के दौर में कोई इतनी निर्भीक मांग कर सकता है? क्या यह देशभक्ति का सर्वोच्च रूप नहीं है? कहा जाता है कि फांसी से कुछ घंटे पहले तक भी भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। उनके पास लेनिन की किताब थी। उन्होंने जेलर से कहा, अभी पढ़ना पूरा नहीं हुआ। फांसी के समय वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वह हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। आप सोचिए, कोई इंसान आखिरी पल में भी डर की जगह किताब क्यों पकड़ता है? क्या यह बताने के लिए कि क्रांति केवल हथियार से नहीं, बल्कि विचार से आती है? तीनों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आखिरी बार एक दूसरे से मिले। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कोई आंसू नहीं, कोई डर नहीं, बस एक विश्वास कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मौत के पहले इंसान दोस्त को हंसकर अलविदा कहे? क्या यह बलिदान आज भी हमारे खून को गर्म नहीं कर देता? 23 मार्च 1931 की शाम, जेल में सन्नाटा। तीनों को फांसी के फंदे पर ले जाया गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। और फिर फांसी का फंदा कस गया। जेल के बाहर हजारों लोग इकट्ठे थे। लोग रो रहे थे, गुस्से में थे। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। आप सोचिए, 23 साल के 3 नौजवानों को की मौत पूरे देश को हिला सकती है। क्या यह मौत नहीं बल्कि नया जन्म था? शहादत के बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने जगह जगह भगत सिंह की तस्वीरों को पूजना शुरू किया। उनकी सोच, उनका नाम और उनका चेहरा हर युवा के दिल में उतर गया। आप सोचिए, अगर अंग्रेज हुकूमत जिसने बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालकर तोड़ दिया था, 3 नौजवानों की मौत से क्यों डर गई? भगत सिंह के बाद कई लोगों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। उनके लेख आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आप सोचिए, क्या यह वाक्य आज के समय में भी लागू नहीं होता? क्या हमें भी उनके विचारों को पढ़कर समझना नहीं चाहिए? 23 मार्च 1931 के बाद जब पूरा देश भगत सिंह के बलिदान से गूंज उठा था, तब एक सवाल हर किसी के मन में था, क्या भगत सिंह सिर्फ हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी थे या उनसे भी बढ़कर कोई गहरी सोच रखने वाला विचारक थे? आप सोचिए, जिस नौजवान के पास बम और पिस्तौल थी, उसके पास कलम और किताबें भी थीं। आखिर क्यों वह जेल में भी पढ़ने लिखने में लगा रहे थे? क्या वह समझते थे कि असली लड़ाई विचारों की होती है? जेल के भीतर भगत सिंह ने कई ऐतिहासिक लेख लिखे। उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। इस लेख में उन्होंने तर्क और विचार की शक्ति दिखाई। उन्होंने मैं ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझे इंसानियत पर विश्वास है। आप सोचिए, 23 साल की उम्र में इतना गहरा विचार।
क्या यह बताता है कि केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि वह एक दार्शनिक भी थे? क्या आज के युवा इस लेख को पढ़ते हैं? भगत सिंह के जीवन का सबसे अहम हिस्सा था समाजवाद। उनका मानना था कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाना ही क्रांति नहीं है, बल्कि समाज से गरीबी, भेदभाव और अन्याय मिटाना ही असली क्रांति है। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, यानी पहले विचार को मजबूत करो, फिर समाज को बदलो। आप सोचिए, क्या आज भी हमारे समाज में वही असमानताएं नहीं हैं? क्या आज भी युवा को वही सोच नहीं अपनानी चाहिए? भगत सिंह ने धर्म को भी समाज की बेहतरी के दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा, धर्म इंसान को जोड़ना चाहिए, बांटना नहीं। वह कम्युनल पॉलिटिक्स से दूर रहे। आप सोचिए, 23 साल का नौजवान इतने बड़े सामाजिक मुद्दों पर सोच सकता है, तो आज के युवा को क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्या हमें भी राजनीति और समाज को सुधारने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? भगत सिंह ने बार बार कहा, क्रांति का मतलब हिंसा नहीं है, क्रांति का मतलब है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। उन्होंने युवाओं को चेतावनी दी थी कि हिंसा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। वास्तविक बदलाव विचारों और संगठन से आता है। आप सोचिए, आज सोशल मीडिया के दौर में क्या युवाओं को बिना हिंसा के बदलाव लाने का मौका नहीं है? क्या भगत सिंह का यह संदेश आज सबसे जरूरी नहीं? अगर आज भगत सिंह हमारे बीच होते तो क्या कहते? शायद यही, खुद को पढ़ो, समाज को समझो, अन्याय के खिलाफ खड़े रहो। वे किताबें पढ़ते थे, लेख लिखते थे, बहस करते थे। आज के युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी सीख है, सिर्फ भावनाओं से नहीं, ज्ञान से बदलाव लाओ। आप सोचिए, क्या हम रोज कुछ समय पढ़ने में, सीखने में और सोचने में लगाते हैं, या सिर्फ मोबाइल में खो जाते हैं? आज हर जगह भगत सिंह की तस्वीर मिलती है, टोपी, मूछें और बंदूक वाला पोस्टर। लेकिन उनका असली चेहरा है विचार। वह चाहते थे कि युवा सोचे, पढ़े और सवाल पूछे। आप सोचिए, हम भगत सिंह को सिर्फ फोटो तक सीमित क्यों कर दें? क्या हमें उनके विचारों को भी उतना ही सम्मान नहीं देना चाहिए? जरा सोचिए, 1931 में एक 23 साल के नौजवान ने फांसी के फंदे को चूमा। 93 साल बाद भी उनका नाम, उनका चेहरा और उनका विचार आज भी हर युवा को जोश से भर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या भगत सिंह की सोच सिर्फ आज़ादी तक सीमित थी, या आज के भारत के लिए कोई संदेश है? क्या वह सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे, या एक ऐसे विचारक जिन्होंने भारत के भविष्य की नींव रखी? क्या उनकी विरासत को आज हम जीते हैं, या सिर्फ पोस्टर में देखते हैं? आज भगत सिंह की मूर्तियाँ, तस्वीरें और पोस्टर हर जगह दिखते हैं। उनका नाम स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों पर है। हर आंदोलन में उनके नारे गूंजते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन सवाल ये है, क्या हम भगत सिंह को सही मायने में समझ पाए हैं? क्या हम जानते हैं कि इनकलाब का मतलब क्या है? आज हर राजनीतिक दल भगत सिंह का नाम लेता है, हर कोई उन्हें अपना नायक बताता है। लेकिन भगत सिंह किसी पार्टी के नहीं थे, वह विचार के थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो शोषण और अन्याय से मुक्त हो। आप सोचिए, अगर वह आज होते तो किस पार्टी में होते? क्या वह किसी पार्टी में होते भी, या एक नई राह बनाते? भगत सिंह का सपना था सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि समाज बदलना। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग और वर्ग भेद के खिलाफ लिखा। वह एक समानता वाला समाज चाहते थे। आज भी हमारे समाज में असमानताएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव,
हिंसा, क्या हम उनकी सोच को अपनाकर समाज बदल सकते हैं? भगत सिंह के समय के युवा जेल जाने और फांसी चढ़ने को तैयार थे। आज के युवा सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में हैं, लेकिन असली चुनौती वही है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। नई टेक्नोलॉजी, नए मुद्दे, नई लड़ाइयाँ। आप सोचिए, क्या आज के युवा भी भगत सिंह की तरह हिम्मत और पढ़ाई लिखाई को जोड़ सकते हैं? क्या हम खुद को वैसा बना सकते हैं? अगर भगत सिंह आज होते तो शायद कहते, इनकलाब का मतलब है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना, पर्यावरण बचाना और नई सोच से देश को बदलना। क्रांति अब सिर्फ हथियार की नहीं, ज्ञान, टेक्नोलॉजी और एकता की भी है। आप सोचिए, क्या हम इनकलाब 2.0 के लिए तैयार हैं? भगत सिंह सिर्फ भारत के नहीं थे, उनके विचार दुनिया के हर इंसान के लिए थे। दुनिया के कई देशों में युवाओं ने उनके लेख पढ़े। आज भी उन्हें विश्व के सबसे युवा क्रांतिकारियों में गिना जाता है। आप सोचिए, 23 साल का नौजवान दुनिया को प्रभावित कर सकता है, तो आज के डिजिटल युग में हम क्यों नहीं? जरा सोचिए, भारत को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन भगत सिंह 1931 में ही शहीद हो गए। फिर भी आज़ादी के बाद भारत में उनकी आवाज़ गूंजती रही। कैसे? क्या आपने कभी सोचा? एक इंसान जो आज़ादी देखने से पहले चला गया, उसकी सोच आज़ादी के बाद के नेताओं और नीतियों में कैसे जिंदा रही? क्या उनका सपना पूरा हुआ या अधूरा रह गया? आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भगत सिंह को भारत के बहादुर पुत्र कहा। नेहरू की कई नीतियों में समाजवाद की झलक दिखती है, यानी गरीबी हटाना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जो कहीं न कहीं भगत सिंह की सोच के करीब था। पटेल और अन्य नेताओं ने भी युवाओं को भगत सिंह की तरह साहसी बनने के लिए प्रेरित किया। आप सोचिए, क्या यह संयोग था या विचारों की शक्ति? भगत सिंह समाजवाद को भारत का भविष्य मानते थे। आज़ादी के बाद की योजनाओं में पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी हटाने के प्रयास, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ये सब उसी दिशा में थे। आप सोचिए, अगर भगत सिंह जीवित रहते तो क्या इन योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाते? क्या वह आज के भारत का चेहरा बदल देते? आज़ादी के बाद कई युवा नेताओं ने भगत सिंह को अपना आदर्श माना। जेपी आंदोलन, नक्सल आंदोलन, छात्र संगठनों में उनके नारे गूंजते रहे। इनकलाब जिंदाबाद हर बार अन्याय के खिलाफ आवाज बनकर उभरा। आप सोचिए, एक नारा जो 1920 के दशक में गूंजा, आज भी कॉलेज कैंपस में क्यों गूंजता है? भगत सिंह ने जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ लिखा था। आज़ादी के बाद सामाजिक आंदोलनों, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन, सब में भगत सिंह की सोच की छाप दिखती है। आप सोचिए, क्या उनका सपना एक ऐसा भारत नहीं था जहाँ सब बराबर हो? क्या वह सपना अभी पूरा हुआ है? आज़ादी के बाद भगत सिंह पर अनगिनत किताबें, नाटक और फिल्में बनी। हर पीढ़ी ने उन्हें अपने हिसाब से फिर से खोजा। फिल्म शहीद आजम, रंग दे बसंती जैसी फिल्मों ने नई पीढ़ी को फिर से उनसे जोड़ा। आप सोचिए, इतने सालों बाद भी कोई क्रांतिकारी कला और सिनेमा में जिंदा रह सकता है। क्या यह विरासत की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? भले ही देश आज़ाद हो गया, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव आज भी हैं। भगत सिंह की क्रांति अधूरी है। वह चाहते थे विचारों और व्यवस्था में बदलाव। यह काम आज भी जारी है। आप सोचिए, क्या हम उनकी सोच को सच में लागू कर पाए हैं? जरा सोचिए, 1931 में शहीद हुए एक नौजवान की बातें
आज 2025 में भी हमारे लिए रास्ता बन सकती हैं। इतने सालों बाद भी क्यों हम उनका नाम लेते हैं? क्यों उनके विचार हमें झकझोरते हैं? क्या वजह है कि हर संकट के समय भगत सिंह का नाम एक उम्मीद की तरह सामने आता है? क्या उनका सपना सिर्फ आज़ादी का था या एक ऐसे भारत का जहां हर नागरिक बराबर हो? आज का भारत टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एआई, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी, असमानता, प्रदूषण और विभाजन की राजनीति। भगत सिंह का कहना था, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, विचारों को हथियार बनाओ। आप सोचिए, क्या हम आज भी अन्याय के खिलाफ उसी जुनून से खड़े हो पाते हैं जैसे भगत सिंह खड़े होते थे? भगत सिंह के समय की चुनौतियां अलग थीं। अंग्रेजों का राज, करों का बोझ। अब की चुनौतियां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पर्यावरण संकट, डिजिटल अपराध। अगर भगत सिंह आज होते तो कहते, क्रांति सिर्फ बंदूकों से नहीं, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और शिक्षा से भी होती है। आप सोचिए, क्या हम इस नई क्रांति के लिए तैयार हैं? क्या हम मोबाइल को हथियार बना सकते हैं बदलाव का? भगत सिंह के जीवन से सबसे बड़ा सबक, पढ़ो, सोचो, सवाल पूछो और फिर काम करो। युवा क्या कर सकते हैं? रोजाना पढ़ाई और रिसर्च, समाज के मुद्दों को समझना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक कंटेंट, स्थानीय समस्याओं पर समाधान खोजना। आप सोचिए, अगर करोड़ों युवा ये सब करने लगे तो क्या देश बदल नहीं जाएगा? भगत सिंह ने लिखा था, सत्ता केवल बदलने से समाज नहीं बदलता, विचार बदलने से बदलता है। आज भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के भेदभाव मौजूद हैं। युवा इन मुद्दों पर काम कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, स्टार्टअप, सोशल मीडिया, हर जगह समानता का संदेश फैला सकते हैं। आप सोचिए, क्या हमारी पीढ़ी वह पीढ़ी बनेगी जो यह भेदभाव खत्म करेगी? भगत सिंह ने अपने समय में औद्योगिकरण और शोषण पर लिखा था, अगर वह आज होते तो कहते, प्रकृति को बचाओ, टेक्नोलॉजी को समाज के हित में लगाओ। युवा हरियाली, स्वच्छता, नई ऊर्जा और नैतिक टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं। आप सोचिए, क्या यह भी इनकलाब नहीं है? इनकलाब 1.0 अंग्रेजों के खिलाफ, इनकलाब 2.0 स्वतंत्र भारत के लिए सामाजिक बदलाव, इनकलाब 3.0 डिजिटल और वैश्विक दुनिया के लिए नैतिक बदलाव। भगत सिंह की सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, बस हमें दिशा बदलनी है, हथियार से विचार तक, विचार से कर्म तक। आप सोचिए, क्या हम यह कर सकते हैं? जरा सोचिए, हर इंसान भगत सिंह की तस्वीर दीवार पर लगाता है, लेकिन अगर हर इंसान उनकी सोच को अपने जीवन में उतार ले तो देश कैसा बनेगा? क्या सिर्फ उनकी फोटो लगाना काफ़ी है या उनके विचार को जीना जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी सोच को कैसे ला सकते हैं? भगत सिंह ने कहा था, सोचिए, पढ़िए और सवाल कीजिए। हम हर रोज़ 15 से 30 मिनट किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं, समाज के मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं, छोटी छोटी बातों में ईमानदारी और जिम्मेदारी अपना सकते हैं। आप सोचिए, अगर हर युवा सिर्फ इतना कर दे तो देश में कितनी ऊर्जा भर जाएगी। भगत सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथ सुखदेव, राजगुरु, आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त थे। वह हमेशा संगठन की ताकत में विश्वास करते थे। आज हम भी स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला, ऑनलाइन कम्युनिटी, इन सब जगहों पर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर पर्यावरण, शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर काम कर सकते हैं।
आप सोचिए, अगर हर शहर में 100 ऐसे समूह बन जाएं, तो क्या यह एक नई क्रांति नहीं होगी? भगत सिंह ने अखबारों में लेख लिखकर लोगों को जागरूक किया। आज हमारे पास सोशल मीडिया है। हम वीडियो, ब्लॉग, पॉडकास्ट के जरिए जागरूकता फैला सकते हैं। गलत सूचनाओं की जगह सही जानकारी फैलाना, हिंसा की जगह शांति का संदेश देना, नए विचारों को साझा करना। आप सोचिए, क्या सोशल मीडिया भी इनकलाब का मंच नहीं बन सकता? भगत सिंह हमेशा पढ़ाई को महत्व देते थे। आज के युवा के लिए नई स्किल सीखना, समाज सेवा के लिए वॉलंटियर करना, हेल्पलाइन और एनजीओ से जुड़ना, ये सब भगत सिंह की सोच को जीना है। आप सोचिए, क्या आप रोज कुछ नया सीखने के लिए समय निकालते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर भेदभाव न करना, बराबरी से पेश आना, महिलाओं और दलितों को सम्मान देना, सामूहिक स्तर पर जागरूक कैंप चलाना, स्कूलों में समानता पर वर्कशॉप करना, गांव में शिक्षण केंद्र खोलना। आप सोचिए, क्या यह वही समाज नहीं है जो भगत सिंह चाहते थे? भगत सिंह ने कहा था, नेता वही है जो लोगों के लिए जिए। हम युवा साफ सुथरी राजनीति को सपोर्ट कर सकते हैं, पारदर्शी लीडर चुन सकते हैं, खुद नेतृत्व करना सीख सकते हैं। आप सोचिए, क्या नए नेता भगत सिंह की तरह निडर और ईमानदार हो सकते हैं? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। एक अंधेरी रात, लाहौर सेंट्रल जेल का वह कोना, जहां 23 साल का एक नौजवान मुस्कुराते हुए अपने आखिरी पलों की तैयारी कर रहा है। सोचिए, इतिहास का वह क्षण जब कोई डर नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, सिर्फ एक अडिग मुस्कान और क्रांति का सपना। क्या आपने कभी सोचा, किसी इंसान में इतनी हिम्मत कैसे आती है? क्या यह सिर्फ राजनीति थी या एक आध्यात्मिक ताकत भी? 23 मार्च 1931 की रात, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों शांत बैठे थे। उनकी जेब में किताबें थीं, उनकी आंखों में डर नहीं था। जेल के गार्ड भी रो पड़े थे। इतना साहस, इतनी शांति। आप सोचिए, क्या आज के युवा में ऐसा संकल्प है? शहादत के बाद देश भर में लाखों लोग सड़क पर उतर आए। गांव-गांव में उनका नाम गूंज उठा। बच्चों के नाम भगत सिंह रखे जाने लगे। आप सोचिए, क्यों भगत सिंह एक प्रतीक बन गए? क्या सिर्फ उनके काम ने या उनके विचारों ने? भगत सिंह सिर्फ हथियार नहीं, विचार के आदमी थे। उनकी डायरी में आज़ादी, बराबरी, इंसाफ, शिक्षा, मजदूरों और किसानों की हालत पर दर्जन नोट्स हैं। वह किताबों के प्रेमी थे। क्या आपने कभी उनकी लिखी मैं नास्तिक हूँ पढ़ी है? क्या आप सोचते हैं, अगर आज भगत सिंह होते तो सोशल मीडिया और शिक्षा के जरिए कैसे क्रांति लाते? आज हमारे सामने भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता जैसी चुनौतियां हैं। भगत सिंह हमें सिखाते हैं, सोचिए, सवाल पूछिए और बदलाव के लिए तैयार रहिए। आप सोचिए, अगर हर युवा भगत सिंह की तरह साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी को जी ले, तो भारत कैसा बनेगा? हम अपने जीवन में पढ़ाई को गंभीरता से लेना, समाज सेवा में समय देना, समानता और भाईचारे को जीना, स्वच्छता और पर्यावरण का ध्यान रखना, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनना, इन सब चीज़ों से भगत सिंह की सोच को अपना सकते हैं। आप सोचिए, क्या आप रोज कुछ ऐसा करते हैं जो देश के लिए सकारात्मक हो? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की नहीं थी। यह कहानी उस विचार की थी जो एक 23 साल के नौजवान के दिल में जल रहा था और आज भी हमारे दिलों में जल रहा है।
भगत सिंह ने हमें सिखाया कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, सोच, समाज और आत्मा की भी होती है। आज जब आप यह वीडियो बंद करेंगे तो एक बार सोचिए, क्या भगत सिंह सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे या अपने आपके कर्मों में उतरेंगे? इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अगर हर युवा इसे अपने जीवन में उतार ले तो भारत सिर्फ बदल नहीं जाएगा बल्कि दुनिया को भी दिशा देगा।